नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे सहयोगी विश्व मोहन भी है मेरे साथ। क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे में भारतीय बाजार पर क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और विश्व मोहन, क्या ही अलग तरीके का सेशन है आज का। इतनी वॉलेटिलिटी और बाजार लगातार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोशिश में कामयाबी भी मिल रही है। आज का सत्र विश्व मोहन एक ऐसा सत्र है, इनफैक्ट सेशन है, जबकि बाजार में हमने गिरावट 2-3 दफा ड्यूरिंग द सेशन ही देख ली और वहां से रिकवरी भी। और इस घड़ी भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा एक्शन, बाजार ने निचले स्तरों से अपने आप को बेहद अच्छे तरीके से संभाला है। चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले 1.5 घंटे में क्लोजिंग कॉल में आपके लिए हम क्या कुछ पेश करने वाले हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातों पर विस्तार से बातचीत, बजिंग स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक यानी कि इंडेक्स वाइज इस धुआंधार तेजी वाले बाजार में कह सकते हैं निचले स्तरों से जो शानदार रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इंडेक्स क्या कुछ बयां कर रहे हैं, इस पर मार्केट चेक कर हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी, एफएनओ और साथ ही बैंक निफ्टी में। इसके अलावा 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे स्टॉक स्पेसिफिक उनके क्लोजिंग ट्रेड्स, स्टॉक स्पेसिफिक उनके रिकमेंडेशन। ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें आती हैं उनमें से इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज को छांट कर आपके लिए हम लेकर आएंगे मार्केट एट 3 में। 3:10 पर जब महज 20 मिनट बचे होंगे मार्केट क्लोज को, तब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स जानने की कोशिश होगी हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही इवेंट्स टू वॉच, इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्शन और ट्रिगर्स अब भरपूर है क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है और इसी वजह से इवेंट्स पर खासतौर से फोकस होना चाहिए। तो ये भी आपको बताएंगे 3:20 पर। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातें भी देख लेते कि बाजार की चाल कैसी दिख रही थी। जैसा मानसी आप कह रही थी कि काफ़ी उतार चढ़ाव है, और लेकिन अभी अगर फिलहाल देखें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिख रही है। अब हरे निशान में निफ्टी वापस से आ चुका है 25,125 के ऊपर। हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे तो 100 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी है। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से करीब 400 अंक तक सुधरा है। तो अच्छी रिकवरी यहाँ दोनों में ही दिख रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी है। सेक्टर की बात करते तो आज कहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो सपोर्ट मिल रहा है आईटी सेक्टर से। आईटी में अच्छी तेजी है। दिग्गज आईटी नतीजों से पहले टीसीएस 2% मजबूत है। इसके अलावा एसएलटेक देखें, वहां पर भी 1.5% की तेजी है। विप्रो में अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो रहा है, यानी दिग्गज आईटी प्लेयर्स आज अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। टाइटन मजबूत बिजनेस अपडेट, जोरदार तेजी, शेयर 4% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। हर फ्रंट पर अच्छे बिजनेस अपडेट्स आते हुए टाइटन के दिखे हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां पर आज दबाव दिखा है, वो है रियल एस्टेट। यहां पर काफी कमजोरी दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 1.5% की गिरावट। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है रियल एस्टेट में जहां पर दबाव है। लेकिन मानसी, और बाकी ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बज कर रहे हैं, आज एक्शन कहां दिख रहा है? बिल्कुल विश्व मोहन, जैसे आपने बताया आईटी सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये परफॉर्मेंस कहां से आ रही है, क्योंकि आईटी सेक्टर के अनुमान की अगर बात करें, ओवरऑल म्यूटेड सेट ऑफ अर्निंग सीजन हो सकती है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस कहती हैं। और फिर भी हम देख रहे हैं आज के सत्र में आईटी सेक्टर में आईटी मेजर्स हो, चाहे ब्रॉडर मार्केट से जुड़ी छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो, अच्छी खासी तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 600 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं। टीसीएस के कल नंबर्स हैं, म्यूटेड सेट का एक्सपेक्टेशन है, बावजूद इसके टीसीएस के स्टॉक प्राइस में आज मजबूती है। और सिर्फ टीसीएस ही नहीं, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, एम्फैसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, लगभग सारी आईटी कंपनियों में अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला है। सो सवाल है ये आईटी सेक्टर, लेकिन हो सकता है कि इवेंट से ठीक पहले एक मोमेंटम है और आईटी सेक्टर ने डाउनसाइड देखने के बाद एक कमबैक भी किया है, तो शायद नतीजों के लिहाज से भी एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़कर नंबर्स अगर अच्छे आ जाएंगे तो एक बूस्ट अप मिलेगा इस सेक्टर को, जिसकी जरूरत भी है। तो आज आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ। इसके अलावा टाइटन का भी जिक्र किया आपने, यस, ऑपरेशनल अपडेट्स जो सारे आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अपडेट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। कल मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अपडेट आए थे, बैंक ऑफ इंडिया के अपडेट आए थे। टाइटन के ताजा अपडेट अनुमान के मुताबिक है, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन काफी पॉजिटिव आज के सत्र में देखने को मिला। काफी बढ़िया तेजी के बीच कामकाज है, और हो भी क्यों ना इनके अपडेट्स में लगभग सारे के सारे सेगमेंट्स में, टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बिजनेसेस कई सारे सेगमेंट्स में है, वॉचेज हैं,
हैं, आई सनग्लासेस हैं, ये सारे सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस और प्रदर्शन देखने को मिला है। ज्वेलरी सेगमेंट में सालाना 19% की बढ़त हुई है और वो भी तब जब सोने चांदी की चाल लगातार बढ़त दिखा रही है। कंज्यूमर और घरेलू बिजनेस की ग्रोथ भी बेहतर रही है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लिटरली ये ऑपरेशनल अपडेट्स हैं जिसका एक इम्पैक्ट है, न्यूज़ बैक्ड इनफ्लो है, जो कि स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 4% की तेजी के साथ Q2 के ऑपरेशनल अपडेट्स की बदौलत। SBI कार्ड पर एक पॉजिटिव ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट आई है, जिसके ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती। 950 रुपए के लक्ष्य दिए हैं मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट ने। 2.5 से 3% तक की तेजी के साथ आज इनफैक्ट दिन की शुरुआत से ये स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है। ये तेजी आज दिन भर जारी रही SBI कार्ड्स में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखे। राइट्स इशू के जरिए 950 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। 14 रुपए प्रति शेयर के दाम पर राइट्स इशू को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। सो न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 3% तक की बढ़त। एंड श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र काफी इंटरेस्टिंग है। ये कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर नतीजे आते हुए दिखे और लिस्टिंग के बाद फर्स्ट सेट ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स है। ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं और इसी के चलते स्टॉक में मूवमेंट है। नतीजों में कंपनी के मुनाफे में करीब 70% का इजाफा है। कामकाजी मुनाफे में करीब 63% की बढ़त है। रेवेन्यू के फ्रंट पर 23% का इजाफा, 333 करोड़ के रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मार्जिन्स 9.3 से बढ़कर 12% पर जाते हुए दिखे हैं। हर लिहाज से हर पैमाने पर नतीजे अच्छे हैं और उसी का एक रिएक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस में भी इस वक्त नजर आ रहा है। लिस्टिंग जब हुई IPO को हमने ट्रैक भी किया था, मैनेजमेंट से बातचीत भी करवाई थी आपकी, और अब स्टॉक में रिजल्ट बैक्ड एक्शन है। सो एक्शन पैक है। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, बढ़िया तेजी के बीच कामकाज, लेकिन इंडेक्स पर भी एक्शन जो है भरपूर नजर आ रहा है। अभिषेक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, इंडेक्स वाइज आज वॉलेटाइल है दिन। हमने दिन की शुरुआत में ही एक सधी हुई शुरुआत मार्केट की देखी, फिर फ्रिक्शन नजर आया, कंसर्न थे, उसके बाद वापस से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। मिड मार्केट में फिर से गिरे हम और वापस से इस वक्त रिकवरी दिखाते हुए कैसे देख रहे हैं मार्केट का सेटअप? मानसी, गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार ने रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से और आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि कल के जो हाई से बाजार ने आज पूरे दिन भर में कभी टेस्ट किए नहीं है। और आज की ये जो तेज़ी है, आप स्क्रीन पर निफ्टी में देख रहे हैं कि हर निशान में आपको टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा होगा, या फिर लोअर लेवल से रिकवरी जो आ रही है, पूरी की पूरी क्रेडिट आप दे सकते हैं IT स्टॉक्स को। और आप देखेंगे इक्का दुक्का सेक्टर और हैं जो थोड़ा सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेकिन उसका वेटेज नहीं है, वो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो IT को और बाकी कहीं से आज सपोर्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा है और इसके चलते थोड़ा माहौल जो है ना, थोड़ा फीका आपको ज़रूर दिखाई देगा। और आज सुबह के सत्र में हमने कहा भी था, दर्शकों से हमने ये कहा था कि आप सतर्क रहिए, बाजार चल चुका है। 4 दिन की तेजी निफ्टी में हो गई है और 6 सत्र की तेजी निफ्टी बैंक में आ चुकी है। तो हो सकता है कि एक दौर की प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन ये जरूर है कि जब तक निफ्टी में 25,000 का लेवल बना हुआ है और निफ्टी बैंक में अगर 55,800 नहीं टूटता है तो तेजी का मोमेंटम बना रहेगा। 55,800 से ही हमने देखा कि निफ्टी बैंक आज घूमा है और ये शानदार रिकवरी करीब 350 से लेकर 450 अंकों के आसपास की आई है। आज IT इंडेक्स आप देखेंगे तो IT इंडेक्स करीब 0.25% ऊपर है और अक्टूबर में जो 5 सत्र बाजार के हुए हैं, 5 में से 4 सत्र में हमने IT इंडेक्स में तेजी देखी है और इन 4 सत्र में जो IT इंडेक्स चढ़ा है करीब 5% के आसपास की तेजी हो गई है। TCS में भी हमने देखा कि पिछले 4-5 सत्र में 4-5% के आसपास की तेजी बनी है। मिड कैप में परसिस्टेंट बड़ा गेनर रहा है जिसमें कि 5 सत्र में 10% के आसपास की तेजी आ गई है। तो IT लेड ये तेजी है। हालांकि मानसी, ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि TCS के नंबर से कुछ खास उम्मीदें हैं और कोई नंबर ऐसे तोड़फोड़ नहीं आने वाले हैं। सरप्राइज अगर आ गए तो उसकी बात अलग है। तो ये तेजी हो क्यों रही है? क्या क्योंकि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है IT स्टॉक्स। अगर आप देखेंगे TCS तो अपने साल भर के अवधि में करीब 28-30% ये शेयर गिरा है। वही स्थिति आप देखेंगे कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक का भी आपको दिखाई देगा। विप्रो थोड़ा कम गिरा है, साल भर में अगर आप देखेंगे 7-8% ये शेयर नीचे दिखाई देगा। तो थोड़ा लोअर लेवल्स पर मुझे लगता है कि FIs एक्टिव हो रहे हैं, उनकी तरफ से बाइंग हो रही है। एक वो ट्रिगर है, अदरवाइज फाइनेंशियल्स या फिर हम ये कहें कि माहौल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं IT स्टॉक्स के लिए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस रहना चाहिए। निफ्टी बैंक में फटाफट जरा समअप कर देता हूँ। 25,000
के सपोर्ट को आज निफ्टी ने बचाया है और मेरा मानना है कि 25,200 एक रेजिस्टेंस के तौर पर बचे हुए सत्र के लिए भी काम करेगा। नई तेजी कब होगी? नई तेजी तब होगी जब हमने जो कल के हाईज हमने देखे थे 25,220, मेरा मानना है कि 25,220 को क्रॉस करने दीजिए या फिर 25,250 जब निफ्टी पार कर लेगा तो फिर आपको बाजार में फिर से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। 25,000 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो आप अपनी पोजीशन को कम कर लीजिए। 24,800 अगर आपको दिख जाता है स्क्रीन पर तो खतरे की घंटी समझिएगा कि सारी की सारी तेजी रिवर्स होने के लिए फिर से तैयार है। और अब आगे बाजार का पूरा जो रिएक्शन आएगा वो रिजल्ट्स पर आएगा, तो उस पर आप ज्यादा गौर कीजिएगा। पूरा स्टॉक स्पेसिफिक बाजार यहां से होने जा रहा है। निफ्टी बैंक लोअर लेवल से 350 की रिकवरी है। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा ऊपर आया है, सपाट कारोबार हालांकि हो रहा है, लेकिन आईसीआईसी बैंक एसबीआई के शेयर में आज नरमी है। लेकिन ये लाजमी है, देखिए 6 सत्र में लगातार हमने देखा था कि 2000 पॉइंट के आसपास की रैली निफ्टी बैंक में हो चुकी थी और ये एफआईज की जो 1450 करोड़ रुपए की जो बाइंग कल के सत्र में आई है ना, ये आईटी और बैंकिंग में ही पैसा मेजोरिटी आता है, तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। देखते हैं कि आज एफआईज के आंकड़े कैसे आते हैं। एफआईज के आंकड़े अगर आज भी खरीदारी के आगे तो मान लीजिए थोड़ा सेंटिमेंट और बेहतर होगा। थोड़ी सस्टेन्ड बाइंग अगर 3-4 सत्र की हो जाएगी तो हम मानने की स्थिति में हो जाएंगे कि हाँ एफआईज भारत में वापसी करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। 55,800 मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक के लिए ये सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हम गिरावट देखेंगे। 56,500 एक अब टफ रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी बैंक के लिए काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता मेरा मानना है कि उतार चढ़ाव का जो दौर है निफ्टी बैंक में बना रहेगा। 55,800 के नीचे अगर गए तो पोजीशन को जरूर आप हल्की कीजिएगा। एक लेग की तेजी हो गई है। मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक में अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और यहां से बाजार में जो अप्रोच होना चाहिए बिल्कुल अब स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। 1-2 सत्र की बात है। कल शाम को टीसीएस के नंबर आ जाएंगे, परसों हम देखेंगे कि अब कल तो टीसीएस है, टाटा एलेक्सी के भी कल नंबर आएंगे, जीएम ब्रूवरीज के नंबर आने वाले हैं, तो कल से एक तरह से आधिकारिक शुरुआत हो रही है। एक्चुअल जो इसका रिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा शुक्रवार के सत्र से। तो अब इंडेक्स का मुझे लगता है खेल हो गया है, अब फिर से स्टॉक्स पर फोकस करने की जरूरत यहां से बनती हुई दिखाई देगी। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी रणनीति क्या है, वो कैसे हमारे दर्शकों को ट्रेडर्स को गाइड करेंगे। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एज एक्सपेक्टेड एक वोलेटाइल सेशन बाजार में आज हमने देखा और टीसीएस के नतीजों पर अब धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो जाएगा। आप बताइए कि इंडेक्स को आप कैसे प्ले करने की सलाह देंगे और निफ्टी बैंक में बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से कहां पर है? नमस्कार अभिषेक जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स। अभिषेक जी आपकी कमेंट्री सुन रहा था, आपने बहुत सही चीजें पॉइंट आउट की हैं। पहली चीज, ये बाजार अब स्टॉक स्पेसिफिक मूड की तरफ आ गया है, इंडेक्स के अंदर गुंजाइश कम है। बैंकेक्स जो पिछले कुछ दिनों से बाजार में सपोर्ट दे रहा था, प्रीवियसली इट वाज पीएसयू बैंक्स, फिर प्राइवेट बैंक से भी पार्टिसिपेशन आया और ओवरऑल निफ्टी में हमने एक अच्छी बढ़त देखी, साथ में बैंक निफ्टी में भी अच्छी बढ़त देखी हमने। बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर मूव का कैटलिस्ट रहा, 54,000 के करीब लेवल से उठता हुआ 56,500 के आंकड़े की तरफ गया। अब यहां से दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज एक ढीला माहौल देखा हमने। शुरुआती गेन्स बैंकेक्स ने छोड़े और उसका रिजल्ट धीरे धीरे हमारे ओवरऑल मार्केट्स यानी निफ्टी इंडेक्स पे भी नजर आया। ब्रॉडली बात करूं तो इस समय मार्केट ब्रेथ काफी डीपली नेगेटिव साइड पे इंक्लाइंड है, which clearly goes to show कि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही पार्टिसिपेशन नहीं है। अब सिंस बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन हट गया है, निफ्टी भी लूज कर रहा है, तो वरीफुल फैक्टर इज दोनों निफ्टी और बैंकेक्स अभी जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं करंटली वो एक डोजी कैंडल इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि जहां पे ओपनिंग हुआ वहीं पे क्लोजिंग हो रही है, विच इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। अगर ऑल्दो अभी 1.5 घंटे का समय बाकी है, काफी कुछ हो सकता है 1.5 घंटे में, बट अभी की स्थिति के हिसाब से एक रिवर्सल के संकेत बन रहे हैं अगर बाजार यहीं पे क्लोज करता है। और ये रिवर्सल डाउन साइड का मोमेंटम लेकर आएगा क्योंकि एक अपवर्ड मूव बाजार में ऑलरेडी देखा जा चुका है। निफ्टी इंडेक्स के अगर मैं लेवल्स की बात करूं, अगर यहाँ से गिरावट चालू होती है तो यस थोड़ा बहुत सपोर्ट 25,000 पे जरूर मिलेगा, लेकिन बाजार का मेजर सपोर्ट जो आगे चल के बनेगा दैट इज 24,800 लेवल, जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, वही अब बाजार क्योंकि उससे आगे निकला है तो एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा।
बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट आती है तो सीधे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये सीधे के सीधे 55,500 के आंकड़े की तरफ बैंक निफ्टी आ जाए नीचे। तो दोनों तरफ से ये जो इंडिकेशन मिल रहे हैं अभी के हालात को देखते हुए थोड़े प्रॉफिट टेकिंग का पॉसिबिलिटी है। देयरफॉर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको एडवाइस ये रहेगी कि अगर नफा मिल रहा है तो नफा बांटने का समय है। इट इज टाइम टू टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल नाउ। तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली करने की भी सलाह आ रही है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट निफ्टी के लिए उनको दिख रहा है कि 24,800 एक मेजर सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है। लेकिन चलिए अब ले लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स और जानते हैं अपने एक्सपर्ट्स की कि अगले 1.5 घंटे में कहाँ मौके उन्हें दिख रहे हैं। गौरव जी बताइए, आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आपके? आज के दिन में मैंने जो पहला स्टॉक चुना है, पहले तो चुनाव बड़ा ही डिफिकल्ट था कि किस तरह से लिया जाए स्टॉक मार्केट्स में जिस तरीके का मूव है। तो एक ऐसे स्टॉक्स मैंने चुने हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट दिया है, देयरफॉर उनके अंदर गुंजाइश गिरने की कम है। तो पहला शेयर है बैंकिंग पैक से करूर वैश्य बैंक। करंट लेवल पे बाय की सलाह रहेगी। 225 के आसपास ये शेयर अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट करूंगा वो रहेगा 218 का और 235 से 40 के टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक और शेयर मेरी नजर में है फेडरल बैंक, वो भी काफी बढ़िया है। बॉटम से उसके अंदर एक अपमूव आया है, उसमें भी बाय की पोजीशन रह सकती है। 203 के करीब का अभी ट्रेडिंग चल रही है। 196 का स्टॉप और 215 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और शेयर आज मैंने चुना है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज स्टार हेल्थ, जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं। बिल्कुल 2-4 दिन के हिसाब से नहीं, 2 से 3 महीने के हिसाब से ये लिया है। बहुत लंबा चलता हुआ है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है। शेयर बिल्कुल बॉटम पे है, यहाँ पे 484-85 के अराउंड चल रहा है स्टार हेल्थ। इसे बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस मात्र 20 रुपए का, 465 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के 570 के करीब के टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक माइनर हर्डल 500 का साइकोलॉजिकल जरूर बनेगा, बट आई डोंट थिंक जिस तरीके का ब्रेकआउट बन रहा है वहां पे ज्यादा समय बिताएगा शेयर, बल्कि इसमें ऊपर निकलेगा और अपने टारगेट्स की तरफ अग्रसर होगा। तो ये 3 शेयर्स फिलहाल मेरे रेडार पे हैं। हेल्थ, फेडरल बैंक और करूर वैश्य बैंक, ये तीनों टॉपिक आपकी तरफ से निकल के आ रही है। चलिए एक और खबर आ रही है कि गोल्ड लोन मार्केट 15 लाख करोड़ का हो सकता है FY26 में। इकरा की ये रिपोर्ट है और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से NBFC का जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है गोल्ड लोन मार्केट में, उनके जो AUM है उसमें 35% तक की ग्रोथ दिख सकती है FY26 में। ऑनगोइंग जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें इतनी बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं क्योंकि ईजी लिक्विडिटी है, सिक्योर्ड लोन है, इसलिए उनका दायरा भी बढ़ रहा है। लेकिन इसकी जो मेजर बेनिफिशियरीज हैं जिसमें मनापुरम फाइनेंस है, मुथूट है, IIFL फाइनेंस है, उनमें क्या करना है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और भारतीय बाजार में अच्छी खासे मोमेंटम बेस्ड कामकाज के बीच हम देख रहे हैं। उतार चढ़ाव है जरूर आज के सत्र में, लेकिन 25,000 के लेवल्स के इर्द गिर्द 25,100 को टच बेस किया हमने, वहां से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए करंट लेवल्स पर भी इंडेक्स पर कांस्टेंट नजर होनी चाहिए। वापस से एक वॉलेटिलिटी का बेट आता हुआ दिखा है और इस वक्त जब हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी रिकवरी थी, वहां से गिरावट हाथ लगी है। फिलहाल 25,000 के लेवल्स पर करीब 41 अंकों की बिकवाली इस वक्त आप पाएंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर भी नजर रखेंगे, लेकिन स्टॉक वाइज मूव ढेर सारे हैं और इन मूव्स पर लगातार हमारी नजर है। गौरव शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून। SBI कार्ड्स पर आपसे एक टेक मैं जानना चाहूंगी। आज सुबह से ही स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन और रिस्पांस नजर आ रहा है। पॉजिटिव ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स भी हैं और कुछ तमाम RBI की तरफ से जो नए डेवलपमेंट्स और प्रोटोकॉल रूल्स हैं वो SBI कार्ड के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। ये खबर भी आई थी पिछले दिनों, उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। 2.5% की तेजी एज वी स्पीक, करीब डेज हाई ही इस वक्त भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ और ताज़ा ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ से 950 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। आपकी राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून मानसी। मैं भी इसी व्यू पॉइंट पे हूं कि दैट
एसबीआई कार्ड्स के अंदर टेक्निकल चार्ट पे तो ब्रेकआउट आया ही है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, और वो लगभग आज तीसरा चौथा दिन है लगातार ये फॉरवर्ड लुकिंग चार्ट कंटिन्यू कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर ही अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बरकरार रहेगी। मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड टारगेट लेकर चल रहा हूँ, 950 की रेंज को सरपास करेगा तो ये 1050 से 1100 की रेंज में भी जाने का मादा रखता है। साथ ही साथ में एक और चीज पे मैं फोकस बनाया हुआ है, दैट ये जो ऑनगोइंग अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसके अंदर खरीदारी काफी ज्यादा होती है और काफी लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं। एसबीआई कार्ड्स क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर एक काफी बड़ा नाम है, काफी बड़ा इसका सर्कल है, और अगर हम लिस्टेड एंटिटीज में बात करें तो ये वन ऑफ अ काइंड टाइप ऑफ लिस्टेड स्टॉक है। देयरफॉर उस लिहाजे से भी देखा जाए तो इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट और मोमेंटम होना, आई थिंक इट इज प्रीटी मच लॉजिकल। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। चलिए, ये कुछ तमाम ट्रिगर्स और फैक्टर्स हैं जो कि एसबीआई कार्ड्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स हम देख रहे हैं और एक्सपर्ट के भी पॉजिटिव रेडार पर उनका भी कन्विक्शन इस वक्त हमें स्टॉक में मिलता हुआ। गौरव, आईटी सेक्टर पर भी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक चाल को अगर देखें, सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर है जहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड, और सिर्फ छोटी मोटी तेजी नहीं, अच्छा खासा एक्शन आज आईटी सेक्टर में नजर आ रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम इसके इतर हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली है, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स अब भी परफॉर्म कर रहा है। अब सवाल यही है कि आईटी सेक्टर से म्यूटेड सेट ऑफ अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस लगाकर हम चल रहे हैं। क्या ये अर्निंग्स से ठीक पहले की वॉलेटिलिटी, वन ऑफ द वॉलेटिलिटी और वन ऑफ अपमूव्स हैं, या फिर आईटी सेक्टर में यहाँ से तेजी नजर आ सकती है? आई नो शॉर्टर टर्म व्यू होगा आपका, लेकिन अगर आप देखें, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सब कुछ चल रहा है। ऑफ कोर्स ऑन दी फ्लिप साइड ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में बिकवाली है, लेकिन टीसीएस भी देखिए नंबर्स से ठीक पहले, और कोई खास बड़े पॉजिटिव नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है नहीं, बावजूद इसके चल रहा है। मानसी, आज के दिन में जो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो केवल आईटी इंडेक्स है। और आईटी इंडेक्स इस समय भारतीय बाजारों में मोस्ट बीटन डाउन इंडेक्स भी है। अभी टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, जस्ट उससे एक दिन पहले इस तरीके का चाल बनना, आई थिंक ये थोड़ा बहुत यही उम्मीद की जा रही है कि जितने बुरे नतीजे आने चाहिए उतने नहीं आएंगे। अभी हम बहुत अच्छे और ब्राइट फिगर्स या रोबोस्ट नंबर्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी शायद कंपैरिजन इस चीज में चलेगा बैड एंड वेरी बैड के बीच में, पुअर एंड वर्स्ट के बीच में। तो आई थिंक वो उतना ज्यादा बुरा नहीं आएगा। और जिस लिहाज से ये लोग बीटन डाउन है, 35-40% ऑफ हाइस ट्रेड कर रहे हैं। दिग्गज शेयरों की अगर मैं बात कर लूं, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस फॉर दैट मैटर, तो उसमें ही इतना हेफ्टी प्रॉफिट टेकिंग आ चुका है। तो आई थिंक ये एक बेसिक सा एक कवर मूव है। मैं बहुत हेविली बेट नहीं करूंगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज they are still not out of the woods yet, और अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। कोई लंबा चौड़ा मैं इम्पैक्ट रिजल्ट में कुछ लंबा चौड़ा गेन आता नहीं देख रहा हूं। देयरफॉर नो फ्रेश बाइंग इन दिस स्पेस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आईटी को लेकर ये व्यू हो गया। गौरव जी, एक और स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है, और जब से सरकार ने डिसीजन लिया है सीजीएचएस स्कीम के रेट्स को रिवाइज करने का, जो कि 13 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा, हॉस्पिटल शेयर में तूफानी तेजी है, और कुछ शेयर हम देख रहे थे कि लाइफ हाई पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। यथार्थ, जो कि मतलब अगर हम लिस्टिंग से अगर आप देखेंगे तो लगभग ये शेयर 3 गुना हो गया है। एस्टर डीएम का शेयर भी आज हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर जाकर ट्रेड कर रहा है, 5 से 7% के आसपास की तेजी है। ये दोनों जरा शेयर लेकर आइए, एस्टर डीएम और यथार्थ हॉस्पिटल। 9% ऊपर आपको यथार्थ हॉस्पिटल का शेयर दिखाई देगा, 832 रुपए का भाव है, और लगातार तेजी इस शेयर में बनी हुई है। गौरव जी, क्या व्यू होगा आपका? यथार्थ में क्या तेजी बनी रहेगी या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लें? एस्टर डीएम का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? और जरा दोनों शेयरों के लिए ना, एस्टर डीएम, एस्ट्रल नहीं, ASTER डीएम, ये स्टॉक लेकर आइए। क्या करें दोनों शेयरों में? शेख जी, अगर हम ये जो सरकार द्वारा जो फिलहाल जो नीति लाई गई है, इसको अगर हटा भी दें तो
परफॉर्मेंस ओवरऑल हॉस्पिटल शेयर्स की पहले भी अच्छी चल रही थी। ये एक एड ऑन बूस्ट इन्हें मिल गया है, जिससे टॉप पे कंसोलिडेट होते हुए स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ गया है। तो ये जो अभी जो हाल फिलहाल 2-3 दिन के अंदर मूव है, उसका कैटलिस्ट ये सरकार की नई सीजीएचएस नीति ही है, राइटली सेड। अब आते हैं इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर। आपने जैसे एस्टर डीएम की बात की है, जैसे मैं कह रहा था कंसोलिडेट हो रहा था शेयर 660 से 580 की रेंज में, उसका ब्रेकआउट मिल गया और अब यहां से अपवर्ड मूव और आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन में भी वॉल्यूम बैक बाइंग है, 5.25% का ये गेन्स के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर बिल्कुल बेसिक चार्ट्स के हिसाब से भी मैं इसका टारगेट लेके चलूं तो भी लगभग 80 रुपए यानी कि 750 से 740-50 के रेंज का इसका टारगेट बनता है। तो देयर इज अनदर 5-7% का अपमूव की गुंजाइश इसके अंदर है। अब यथार्थ की बात करें, वो भी सिमिलर लाइंस पे ही है, नथिंग डिफरेंट एट ऑल। पहले भी बेहतर चल रहा था, आज के दिन के अंदर 9-9.5% ऊपर है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है, साइडवेज ट्रेड करते हुए शेयर में एकदम से जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। अब यहां से इसके अंदर भी लगभग 50-60 पॉइंट के मूव की अभी गुंजाइश है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पूरा ना बुक करें, अगर 2-3 दिन के हिसाब की पोजीशन बनाई हुई है 50-60% बुक कर लें फॉर यथार्थ, और लगभग 880 के आसपास अपना टोटल बुकिंग को कंसिडर करें। ठीक है, दोनों शेयरों को लेकर ये व्यू हो गया और यथार्थ में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। एस्टर डीएम के लिए जो टारगेट बनेंगे 725 और 740 के बता रहे हैं गौरव जी। बैंकिंग में आज हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी तो है, हालांकि अभी भी निफ्टी बैंक आपको करीब 100 अंक नीचे दिखाई देगा, लेकिन विद इन बैंकिंग स्पेस एक शेयर ऐसा है जिसने एक तरह से मैं कहूंगा सरप्राइज किया है। एक समय था कि 200 रुपए के आसपास जाने के लिए आरबीएल बैंक का शेयर स्ट्रगल करता दिखाई देता था, लेकिन अब ये 300 रुपए की तरफ ये शेयर बढ़ गया है और हम देख रहे हैं कि 52 वीक के नए हाइस पर ये पहुंच गया है। 290 रुपए 45 पैसे का आज इसने 52 वीक हाई बनाया है। पिछले 6 महीने में करीब करीब 60-70% के आसपास की रैली शेयर में हो गई है। आरबीएल बैंक गौरव जी और चलेगा, कितना फ्यूल आपको शेयर में दिख रहा है? और मान लीजिए किसी के मन में अब ख्याल आ रहा हो आरबीएल बैंक को लेकर, उसको क्या आप सलाह देंगे या फिर अब थोड़ी देर हो गई है, बस छूट चुकी है? बढ़िया शेयर लेकर आए हैं आप, आरबीएल बैंक। बिल्कुल एक वीकली चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट वी शेप रिकवरी, वी शेप फॉर्मेशन बनाई हुई है शेयर ने, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है चार्ट्स के ऊपर देखने में। यहां से अभी स्टीम और बाकी है, इसके अंदर 300 रुपए तक की गुंजाइश मुझे नजर आ रही है। ये पर्टिकुलर अपमूव को एक्सटेंड होना चाहिए 300 रुपए, यानी कि 13 रुपए लगभग 6% और। अगर किसी ने मिस कर दी है गाड़ी तो अभी भी ले सकते हैं, और करंट लेवल से अगर उठाते हैं तो 278 से 275 का अपना एक स्टॉप लॉस मान के 300 के टारगेट के लिए इसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। वॉल्यूम सपोर्ट बाइंग हो रही है, तो जिन भी शेयर्स में आज वॉल्यूम बैक बाइंग हो रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूं वो आने वाले 1-2 दिन में और अपना एक परफॉर्मेंस दिखाएंगे और एक 4-5% का अपमूव उन सभी शेयर्स में देखने की गुंजाइश बिल्कुल बन रही है यहाँ पे। कि यहाँ पे 300 तक के टारगेट दे रहे हैं आप, खरीदारी की राय है 278 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, हमारे साथ दो और मेहमान आ गए हैं, सौमिल मेहता भी हैं और साथ ही अमोल अठावले भी हैं। लेकिन उससे पहले एक अपडेट भी आ रहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो इवेंट चल रहा है, वहाँ पर जियो ने अपना जियो भारत फ़ोन्स लॉन्च किया है, जो 4G फ़ोन होगा, और जो 2G अफोर्डेबल 4G फ़ोन यहाँ पर 799 रुपये में इन्होंने लॉन्च किया। तो एक अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से देखें, क्योंकि पेरेंट कंपनी यही है जियो इन्फोकॉम की। आपसे क्लोजिंग ट्रेड ले उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे सौमिल एक व्यू आपका चाहिए। RIL, अमोल जी आप बता दीजिए RIL पे आपका व्यू क्या है? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। काफी कंसोलिडेट हुआ है, बट कंसोलिडेशन फिलहाल तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। एक तो अराउंड 1360 के आसपास कंसिस्टेंटली स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। थोड़ा रेंज ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। रेंज ब्रेकआउट का लेवल रहेगा आज का डे हाई या 1390। अगर वो सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 1420, वहीं पे लास्ट करेक्शन ट्रिगर हो गया था, और उसके बाद अगर नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 1440 का रहेगा। पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद 1440 का।
चलिए अब बात करते हैं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स के। आप अमोल बता दीजिए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? जी, 2 पिक्स है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। उसमें से पहला है बजाज फिनसर्व के साथ जाना चाहूँगा। 2015 के आसपास चल रहा है। हालाँकि आज थोड़ा-सा दबाव में है स्टॉक, बट जो लार्जर टेक्सचर है स्टॉक का, वो अभी भी पॉजिटिव साइड में निकल के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड टारगेट निकल के आ रहे हैं 2180 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1965 का। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर या हमने हमारे प्लेटफॉर्म में भी शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ है। दूसरा इटर्नल के साथ जाना चाहूँगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। 342 के आसपास चल रहा था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 365, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 333 का। काफी प्रॉमिसिंग सेटअप है। एक तो करेक्शन का इतना इम्पैक्ट स्टॉक में दिखा नहीं है, दूसरा जो ओवरऑल वीकली फॉर्मेशन है स्टॉक का, वो अभी भी पॉजिटिव है। डेली पे रेंज ब्रेकआउट के आसपास है। अगर ये फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है तो इटर्नल में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। टर्नर में लग रही है, और साथ ही बजाज फिनसर्व 2180 के टारगेट के लिए ये भी खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आ गई है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोमिल मेहता भी जुड़ेंगे, कुछ नई खबरें भी आ रही हैं, वो भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल एक बार फिर से नज़र डाल लेते तो बाजार फिर से ऊपरी स्तरों से फिर से दबाव दिख रहा है। 25,075 के आसपास है, हल्की गिरावट दिख रही है। जो रिकवरी थोड़ी दिख रही थी वो कम हुई है। निफ्टी बैंक में अब करीब 200 अंकों की गिरावट दिख रही है। चलिए हमारे साथ सोमिल मेहता भी है, उनके क्लोजिंग ट्रेड जान लेते हैं। सोमिल, आज क्लोजिंग ट्रेड्स आपके क्या हैं? मेरे क्लोजिंग ट्रेड जो होंगे वो पहला स्टॉक होगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। अभी इस समय 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला है वो कंटिन्यू रहेगा। स्टॉप लॉस है अराउंड 3470 पर, और टारगेट होगा 3750। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी बहुत सिमिलर कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत समय से, और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा, बिकॉज द मीडियम टर्म ट्रेंड इज आल्सो अप। ये कंसोलिडेशन जो 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है इस कंसोलिडेशन ने, और यहाँ का जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 169 पे लगाना है, और ऊपर में टारगेट होंगे 182 पर। तो चलिए, ये कुछ कॉल्स सोमिल की तरफ से आती हुई, पर मार्केट्स में एक थोड़ी सी गिरावट जरूर बढ़ी है। पर आईटी स्पेस हम सुबह से ही हाईलाइट कर रहे हैं किस तरीके के जबरदस्त मूव्स दिखा रहा है। और कल आएंगे दिग्गज टीसीएस के नंबर्स। वो पहली आईटी कंपनी होगी जो कि अपने नंबर्स जारी करेगी। ना ही सिर्फ नंबर के पैमाने पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से प्रदर्शन होता है, पर एआई में किस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हायरिंग को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि हाल फिलहाल कई सारी ले ऑफ्स की भी खबरें आती हुई दिखी हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए कि इस बार मार्केट क्या उम्मीदें कर रहा है टीसीएस से। मानसी बताइए। आईटी मेजर टीसीएस से तिमाही नतीजों की शुरुआत होने जा रही है ऑफिशियली, और टीसीएस के एक्सपेक्टेशंस या ओवरऑल आईटी सेक्टर से ही म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इन पर्टिकुलर टीसीएस की अगर बात करें, रेवेन्यू में करीब 2.5% का इजाफा होने की संभावना है। हालांकि डॉलर रेवेन्यू 0.5% की बढ़त दिखा सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट देखने को मिलेगी, और मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे अराउंड 25% पर। टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू ग्रोथ 2.5% बढ़ेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ में 1% का इजाफा। बीएसएनएल रैंप अप जो है वो थर्ड क्वार्टर से शायद नजर आ सकता है। एबिट मार्जिन्स 25% पर इंटैक्ट रहेंगे। अब प्रॉफिट में गिरावट क्यों आएगी, उसके भी वजह है। वन मंथ इम्पैक्ट जो कि वेज हाइक्स में देखने को मिला था, टैलेंट इन्वेस्टमेंट्स, साथ ही लोअर यूटिलाइजेशन और कॉन्स्ट्रेंट लेवरेजेस हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते प्रॉफिट के फ्रंट पर फ्रिक्शन और गिरावट नजर आ सकती है। अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं कि 1.5% के डाउन ट्रेंड्स मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल सकते हैं। की मॉनिटरेबल्स चीजें जिस पर खास नजर रखनी है, आउटलुक, नियर टर्म डिमांड और टेक बजट्स का क्या है, बीएफएसआई वर्टिकल का आउटलुक क्या है, और साथ ही डील विन सिनेरियोज किस तरह के निकल कर आ रहे हैं, इस पर खास तौर से हम नजर रखेंगे। ऑल इन ऑल रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा, डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर 0.5% गेन्स, मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है। तो ये अनुमान है टीसीएस के नतीजों से।
राइट, शुक्रिया मानसी ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए टीसीएस पर तो रहेगी नज़र, बट उसी के ठीक पहले जो है आईटी सेक्टर में एक्साइटिंग मूव्स, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अमोल, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अर्निंग सीजन के आगाज़ से ठीक पहले आईटी में किस तरीके का मोमेंटम आप बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। देखिए टीसीएस तो सुबह से ही अपने आप को निफ्टी 50 के गेनर्स में शामिल किया हुआ है, पर इसी के साथ टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, इन सब में भी ज़बरदस्त मूव है। टीसीएस पर आपका क्या व्यू है, और टीसीएस के अलावा भी कोई स्टॉक आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो तो वो भी हाईलाइट कीजिए। या आईटी इंडेक्स में अगर हम शुरुआत करते हैं आईटी इंडेक्स से, तो ये वीक में अराउंड 4% तक का रैली हो चुका है। आज भी टॉप गेनर अगर हम देखते हैं तो आईटी इंडेक्स ही है, तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। एक ही चीज है कि ऊपरी लेवल पे जब भी करेक्शन ट्रिगर होता है सभी आईटी स्टॉक्स में, तो वो करेक्शन बहुत डीप चलता है, और टाइम वाइज भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा टाइम लेता है वापस से फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के लिए। अगर मैं सिर्फ टीसीएस के बारे में देखता हूँ, तो टीसीएस में एक तो बॉटम लेवल से काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली आई है। 2900 के आसपास बॉटम था, वहां से कंसिस्टेंट बाउंस बैक देखने को मिला है। मुझे लगता है मोमेंटम को जो चेस कर रहे हैं उनके लिए आज का डे लो या 2950 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो मेंटेन है। तब तक ये मोमेंटम जो है बना हुआ है पॉजिटिव साइड का, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड 3100 और 3150 वहीं पे लास्ट करेक्शन आया था, ये दो क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। और टीसीएस छोड़ के अगर मैं कहीं ध्यान दूं तो टेक महिंद्रा का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1420 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो टेक महिंद्रा में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस रहेगा 1540 का। चलिए टीसीएस के लिए क्लियर व्यूज, और साथ ही टेक महिंद्रा पर भी अमोल ने अपना व्यू बताया। दोनों ही काउंटर्स को आगे भी ट्रैक करेंगे। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और बाजार में हम देख रहे हैं कि पेंस थोड़ा सा और बढ़ रहा है और निफ्टी 25,050 के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट हो गई है फिर से 200 अंकों के आसपास की है, 56,000 के लेवल के करीब आके निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार में मोमेंटम है और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी हमने चर्चा भी की है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं बाजार में जो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। एक और स्टॉक की बात करें जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर तो नहीं है लेकिन मोमेंटम उसमें अच्छा बिल्ड हो रहा है, और स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। मैं अभी शेयर चेक कर रहा था और सोमिल जी आपसे इस पर व्यू जानना चाहेंगे। तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो एवरेज से बेहतर वॉल्यूम है भारती एयरटेल में, लगातार 3-4 सत्र की तेजी हो गई है। 19.5 रुपये का भाव है। हाल फिलहाल जो डेटा है TRAI के, इनके सब्सक्राइबर एडिशन के, वो भी ठीक ठाक थे। भारती एयरटेल आपको लगता है कि अभी यहीं नहीं रुकेगा और चलने के लिए शेयर ये वेल प्लेस्ड है, और क्या नई पोजीशन बनानी चाहिए? Definitely in the medium term outlook, डेफिनेटली यहाँ से लेना चाहिए एंड इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत समय से ये एक रेंज में चल रहा है, अराउंड 1850 और 1950 के आसपास बहुत समय से चल रहा है। मुझे लगता है कि ये रेंज जब ऊपर में टूटेगी, द टारगेट्स वुड बी वे अबाउट 2100 के ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन इसे शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसे मीडियम टर्म में एक पोजिशनल ट्रेड के तरीके से लेना चाहिए। नीचे में जो 1850 का लो बनाया है वेरी रिसेंटली, वो एक स्टॉप लॉस की तरह आप लेके चल सकते हैं। उसके नीचे जो 200 डेली मूविंग एवरेज है वो भी बहुत क्लोज है 1800 पर, वहां पर भी आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये जो एक सपोर्ट जोन है 1850 और 1800 के आसपास का, वो आप ध्यान में रख के एक पोजिशनल प्ले के हिसाब से इसे खेल सकते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल 2100 रुपए के टारगेट, 1850 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलिए। इस बीच सोलार इंडस्ट्रीज को लेकर एक खबर आ रही है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से इनको ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर की जो वैल्यू है वो है 483 करोड़ रुपए की। तो ये एक ठीक ठाक, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, बट 500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर। शेयर के भाव की अगर बात करें फिलहाल 14,000 रुपए के आसपास हल्की सी गिरावट पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन एक शेयर काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है। गौरव जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। सेलेक्टिव पीओसीयूज में तो हम एक्शन देख रहे हैं, लेकिन BHEL नहीं चल रहा है।
जब भी चलता है हम देखते हैं कि 240-50 के आसपास आके सप्लाई आ जाती है शेयर में। आज फिर से हम होते हुए देख रहे हैं, दिन के निचले स्तर के आसपास ये शेयर है, 238 रुपए के आसपास के भाव हैं। BHEL कब चलेगा? काफी ज्यादा ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है शेयर सर ये। अभिषेक जी, वैसे देखा जाए स्टॉक के अंदर एक निचले स्तरों से एक अच्छा अपमूव आ गया है। 205 लेवल के आसपास से चलना शुरू हुआ, 245-50 के आसपास पहुंच गया है, अभी करंटली 238 पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर छोटा मोटा डिप यहाँ पे मिल जाए क्लोज टू 230 ऑड लेवल्स, ये एक अच्छा समय होगा इस स्टॉक को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए बाय करने के लिए। नथिंग बैड एट ऑल, बिजनेस लाइन ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। इट इज जस्ट कि ओवरऑल जो PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो पैक थोड़ा सा अभी नरम चल रहा है। देयरफॉर उसी तरीके का मोमेंटम हमें BHEL में भी देखने को मिल रहा है, बट नॉट एट ऑल दिस इज अ बैड स्ट्रक्चर, रीजनेबल स्ट्रक्चर है। थोड़े डिप में बाइंग की सलाह रहेगी। ठीक है, BHEL को लेकर ये भी हो गया, लेकिन आज एक और अहम इवेंट है। मुंबई को दूसरा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है और इस एयरपोर्ट के साथ मुंबई दुनिया के उन गिने चुने शहरों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 2 एयरपोर्ट्स हैं। जी हाँ, PM मोदी आज नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और कमल का डिजाइन, अगर आप ऊपर से देखेंगे मुंबई एयरपोर्ट के, नवी मुंबई एयरपोर्ट को, तो कमल का स्ट्रक्चर है, लोटस जैसा, और आधुनिक सुविधाओं से ये काफी लैस है। और इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता रुचा खानोलकर ने। आइए देखते हैं। नवी मुंबई के लिए आज एक ऐतिहासिक पल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आज उद्घाटन करेंगे। मुंबई का पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सालों से अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल कर रहा था, लेकिन अब ये नया एयरपोर्ट ना सिर्फ उस दबाव को कम करेगा बल्कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक नया इंटरनेशनल गेटवे भी साबित होगा। उल्वे में फैला ये एयरपोर्ट करीब 1160 हेक्टेयर में बना है, जिसकी लागत लगभग 19,650 करोड़ है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है, जहां अदानी ग्रुप के पास 74% हिस्सेदारी है और सिडको के पास 26%। यहाँ 2 पैरेलल रनवेज रहेंगे, हर एक 3.7 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। पहले फेज में एयरपोर्ट हर साल 20 मिलियन पैसेंजर संभालेगा और फाइनल फेज में, 5वीं फेज में, इसकी कैपेसिटी 90 मिलियन तक जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ 4 टर्मिनल और 245 एयरक्राफ्ट खड़े रहेंगे। एयरपोर्ट का डिजाइन अगर देखें तो ये भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से इंस्पायर्ड है और यहाँ 17 मेगा कॉलम्स और 12 स्कल्पचर पिलर्स की मदद से ये बनाया गया है। ये देश का पहला 5G एनेबल्ड DG यात्रा कंप्लायंट एयरपोर्ट होगा, जिसमें बायोमेट्रिक बोर्डिंग, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग और DG कार्गो सिस्टम भी शामिल होगी। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एयरपोर्ट गेम चेंजर होगा, क्योंकि यहाँ से मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, समृद्धि महामार्ग, JNPT पोर्ट, कोस्टल रोड और मुंबई के मेट्रो कॉरिडोर सीधे जुड़ेंगे। साउथ मुंबई से अभी एयरपोर्ट महज 40 मिनट पर होगा और इसकी चारों ओर विकसित हो रहा है नैना प्रोजेक्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो करीब 600 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और यहाँ एड्यू सिटी, हेल्थ सिटी, IT पार्क्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी बन रहे हैं, जो आने के बाद यहाँ लाखों की रोजगार की निर्मित भी यहाँ होगी। सबसे बड़ी बात, ये एक ग्रीन एयरपोर्ट है। यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर, इसकी मदद से अलग अलग इको फ्रेंडली फीचर्स यहाँ शामिल किए गए हैं। ये ना कि सिर्फ नया टर्मिनल है, बल्कि मुंबई के लिए, नवी मुंबई के लिए भविष्य की एक नई उड़ान है। बिल्कुल, तो रिचा ये जायजा ले रही थी। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है और चूंकि PM मोदी जा रहे हैं तो काफी वहां पर अभी हाई प्रोफाइल अरेंजमेंट्स होंगे। उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद हम आपको अंदर की एक्चुअल जाकर अपने किसी रिपोर्टर से हम कहेंगे कि आप अंदर जाइए और वहाँ से तस्वीरें लेकर आइए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत आधुनिक ये डिज़ाइन है और कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने जा रही है। और जो लोड मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई पर है, वो लोड भी इस एयरपोर्ट के आने के बाद से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
आसपास के जो इलाके हैं, उल्वे जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी के दाम भी अप्रिशिएट होते हुए देख रहे हैं। आगे कहीं चर्चा उसकी हम ज़रूर करेंगे, लेकिन ये एक निश्चित तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन है जो पीपीपी मॉडल पर ये बनाया गया है। एयरपोर्ट 75% अडानी ग्रुप इसमें होल्ड करता है और 25% इसमें सिडको की हिस्सेदारी है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट 3 भी लेकर आएंगे और कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जहां पर आपके लिए बन सकते हैं कमाई के मौके। हमारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं आपके साथ, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की चाल देखें तो बाजार फिर से कमजोर होता जा रहा है। निफ्टी दिन के निचले स्तरों के बेहद करीब अब आ चुका है, 25,050 के आसपास 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। निफ्टी बैंक 200 अंक कमजोर है। लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, मार्केट एट 3 का। आनंद शुक्ला मार्केट एट 3 के तमाम स्टॉक्स को लेकर मौजूद है। बताइए आनंद, किन शेयरों में आज एक्शन दिख रहा है? जी हाँ विश्व मोहन, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, आज गिरावट देखने को मिल रही है। और सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर में लगातार 2 दिन तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज रियल्टी शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। अब ओबेरॉय रियल्टी की तरफ देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज एस्टेट, इन सभी में 2 से 3% की आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो आज ब्लू स्टोन के शेयर में 10% के आसपास की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से करीब 24 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। रोजरी बायोटेक का शेयर देखिए, 6% की शानदार तेज़ी इसमें भी देखने को मिल रही है और औसत से 22 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रेफाइट भी 4% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और औसत से करीब 14 गुना ज़्यादा वॉल्यूम ग्रेफाइट के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो अजमेरा रियल्टी के Q2 के अपडेट आए हैं। कुल जो है सेल्स वैल्यू देखें तो करीब 185% बढ़ी है। वहीं सेल्स एरिया की बात करें तो उसमें भी 101% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ कलेक्शन जो है उसमें 66% की बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर में आज करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एबीबी पर भी एक अपडेट आया है। कंपनी रोबोटिक डिवीज़न कारोबार जो है उससे बेचेगी और ये जो कारोबार है वो सॉफ्ट बैंक ग्रुप को करीब $5.3 बिलियन में कंपनी इसकी बिक्री करेगी और इस डील की जो उम्मीद है वो करीब 2026 के अंत में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। एसबीआई कार्ड्स पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 950 रुपए का। इनका ऐसा मानना है कि कॉर्पोरेट और रिटेल सेगमेंट में आगे मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते शेयर में करीब आज 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से आज इन शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। ये पूरी डिटेल्स, पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए एक और स्टॉक है जहां पे आज दबाव दिख रहा है, वो है गोदरेज कंज्यूमर का। करीब 2% की गिरावट है और कंपनी ने कहा है कि Q2 मुनाफे पर दबाव दिख सकता है क्योंकि जो जीएसटी ट्रांजिशन है उसका असर दूसरी तिमाही के मुनाफे पर दिख सकता है और उस कमेंट के बाद अब 2% तक की गिरावट आज के सत्र में दिख रही है। सोमिल, आप बताइए गोदरेज कंज्यूमर कैसा दिख रहा है यहाँ से इस गिरावट के बाद से? जीसीपीएल पर क्या राय है? गोदरेज कंज्यूमर्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट आई है तो डेफिनेटली लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है कुछ समय से, और ये जो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है वो वीकली चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कुछ समय इसे देना चाहिए। इस समय अवॉइड है, अगर आप अवॉइड करके चलें दैट विल बी बेटर, क्योंकि जो गिरावट देखी गई है वो एवरेजेस के नीचे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कुछ समय के लिए इसे अवॉइड करें जब तक ये एवरेजेस के ऊपर नहीं आता है। ऊपर में अराउंड 330 332 के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करता है तब तक इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। 32 उसके ऊपर अगर जब तक नहीं आता है तब तक अभी अवॉइड करने की सलाह है, तो इससे बचे, अभी फिलहाल दूर रहें। चलिए हम गोल्ड लोन वाली कंपनियों की बातचीत कर रहे थे जिसमें इकरा की रिपोर्ट का हमने जिक्र भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि FY26 में जो NBFCs का जो AUM है गोल्ड लोन का वो 30 से 35% की ग्रोथ यहाँ से दिखा सकता है FY26 में पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। और मेजर बेनिफिशरीज यहाँ पे मुथूट फाइनेंस है, मनापुरम फाइनेंस है, IIFL फाइनेंस जैसी कंपनियाँ, बैंक्स तो हैं ही दिग्गज बैंक, और उसके अलावा भी फेडरल बैंक और RBL बैंक, इनका पोर्टफोलियो भी गोल्ड लोन का काफ़ी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा है और सिक्योर्ड लोन है तो आसानी से लोगों को मिल भी जाता है, लिक्विडिटी भी आसानी से मिल जाती है। गौरव, आप बताइए इस स्पेस से कुछ पसंद आ रहा है इस खबर को ध्यान में रखते हुए?
मैंने अभी जैसे आपने चर्चा किया फेडरल बैंक, अभी अपने क्लोजिंग ट्रेड्स में मेरा फेडरल बैंक भी मैंने रेकमेंड किया है 215 के स्टॉप और 196 का स्टॉप और 215 के टारगेट्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डायरेक्ट स्पेसिफिकली गोल्ड लोन कंपनीज है लाइक मन्नापुरम में एक कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट अवेटेड है 295-98 के ऊपर। तो आई थिंक एक बार वो ब्रेकआउट आ जाता है तो इसके अंदर 8 से 10% का मूव वहां से देखने को मिल सकता है। 301 तक का एक मूव आना चाहिए। उसके बाद मन्नापुरम की जहाँ ये बात हो गई, अगर मुथूट को देखें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा उसके अंदर एक मूव आ चुका है। तो अभी करंट लेवल्स में तो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जिन व्यूअर्स के पास इसमें लॉन्ग पोजीशन है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ 3075 का एक स्टॉप सजेस्ट करूंगा उनको मैं। अब सीधे चलते हैं नवी मुंबई, जहां पे पीएम मोदी पहुंच चुके हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। वो सीधी तस्वीर अब आपको स्क्रीन पर दिख रही है। पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल एयरपोर्ट होगा और इसकी पूरी डिटेल्स हम अभी ब्रेक से पहले आपको दिखा भी रहे थे। अब कुछ ही देर में ये उद्घाटन होने वाला है। हालांकि बहुत सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची है और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। आप अगर वहाँ से उड़ानें भरना चाह रहे हैं तो दिसंबर तक हो सकता है, हालांकि ऑफिशियल डेट अभी उसका अनाउंस होना है। सबसे पहले उद्घाटन से पहले पीएम मोदी की वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पीएम मोदी नवी मुंबई पहुंच चुके हैं और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो जाएगा। लंबे समय से ये ड्यू था और लगातार कोशिश हो रही थी कि और फाइनली नवी मुंबई को एक एयरपोर्ट मिल जाएगा। और मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई, यहाँ कह सकते हैं कि मुंबई में अब 2 एयरपोर्ट हो जाएंगे और इस एयरपोर्ट की जो क्षमता होगी करीब 20 मिलियन पैसेंजर को सालाना इसकी हैंडल करने की क्षमता होगी। तो बड़ा एयरपोर्ट होगा और कई टर्मिनल की बात भी कर रही थी हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स ने आपको बताया भी था कि पूरी तैयारी वहाँ पर हो चुकी है और बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है। तो इसके इनॉग्रेशन की भी तैयारी है और ये मुंबई ऐसे चंद शहर में हो जाएंगे, ऐसी सिटी में दुनिया में जहाँ पे मल्टीपल एयरपोर्ट्स होंगे, जिसमें सिर्फ लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो है। उस लिस्ट में अब मुंबई भी इस एयरपोर्ट के आने के बाद शामिल हो जाएगा, जहाँ पर 2 एयरपोर्ट है। कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है इस एयरपोर्ट में और दिसंबर में इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और इसको बनाया है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने और सिडको ने, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, दोनों ने मिलकर इस एयरपोर्ट का निर्माण किया है। और इसके बारे में पूरी डिटेल हम लगातार आपको देंगे, जब उद्घाटन होंगे तो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, वक्त है ब्रेक का। उद्घाटन जब शुरू होगा उसके बाद भी वो तस्वीर हम आपको लेकर आएंगे और तमाम शेयरों पर भी आपको राय मिलती रहेंगी। और बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। आज का सत्र समाप्त होने में करीब 15 मिनट के आसपास का समय बच गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कल जो हमने ट्रेंड देखा था बाजार में, आज एग्जैक्टली कुछ उसी तरह का माहौल है, क्योंकि आखिरी घंटे के ट्रेड में बाजार ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहे हैं। निफ्टी करीब 70 अंक कमजोर है और दिन के निचले स्तरों से थोड़ा सा ही दूर है। 25,035 के स्तर हम निफ्टी में देख रहे हैं और निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि फिर से स्लिप कर गया है 56,000 के नीचे। जो गिरावट है करीब 250 अंकों के आसपास की है। वो तो भला हो आईटी का कि बाजार में जो कमजोरी है थोड़ी सी कम हो, अदरवाइज स्थिति यहां से और खराब हो सकती थी। आज निफ्टी की जो टॉप 10 जो गेनर्स, उसमें से 5 आपको आईटी शेयर दिखाई देंगे और लीडरशिप की भूमिका में है। इन्फोसिस करीब 2.5% ऊपर है और टीसीएस में करीब 2.25% के आसपास की तेजी है और ये दोनों शेयर आज बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऑटो शेयर कमजोर हो रहे हैं और ऑटो में अगर आप देखेंगे टाटा मोटर करीब 2.5% कमजोर है, क्योंकि जेएलआर के जो अपडेट आया बिजनेस के होलसेल बिक्री या फिर रिटेल बिक्री, वो दोनों के दोनों कमजोर आए। एमएनएम एक और शेयर है जो हम देख रहे हैं कि लगातार प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। हीरो मोटो के शेयर में आज 2% के आसपास की नरमी है। सौमिल जी, एक राय बीटीएसटी ट्रेड समझने से पहले जरा एक राय मुझे ना एमएनएम के शेयर पर चाहिए। एमएनएम को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि तेजी इसमें जब बनी थी तो भाव 3700 रुपए के ऊपर निकल गए थे, वहां से भी शेयर काफी नीचे आ गया है। तो इसको आप 300 रुपए सस्ता देख रहे हैं या फिर इसे प्रॉब्लम आप और गहराते हुए देख रहे हैं? शॉर्ट करना है या फिर बाय ऑन डिप्स करना है? क्या करना है इसमें सर?
देखिए, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। मैं इसे नेगेटिव नहीं समझ रहा हूँ। जो गिरावट है वो वेरी हेल्दी। जो स्टॉक ने इतनी अच्छी रैली दी है इन द लास्ट 2 और 3 मंथ्स में, बहुत अच्छी रैली दिखाई है। ये मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इस समय छोटी सी रिट्रेसमेंट हो रही है और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो अराउंड 330 के 3330 के आसपास का एक सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट अराउंड 3150 के आसपास है, जो वेरी क्लोज टू 200 डेली मूविंग एवरेज है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, एंड विच इज वेरी हेल्दी फॉर द स्टॉक। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें, और इसे जब ये नीचे में बेजिंग आउट पैटर्न बनाए वहां पर जाके इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करें, बट इस समय अवॉइड करें। सोमिल जी, नीचे कहाँ 3200 आ जाए तो बाइंग कर ले इसमें? मुझे लगता है 3330 जो सपोर्ट है वहां पर ये बहुत ही बढ़िया बाई बन जाता है, जो बहुत ही मतलब 100 पॉइंट ही दूर है। मुझे लगता है दैट विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर एमएनएम। ठीक है, एमएनएम के लिए मतलब यहां से 100 रुपए नीचे अगर और आए तो आपके बाइंग रडार पर ये शेयर आ जाना चाहिए। एक शेयर जिसमें कल हम तेजी देख रहे थे और कल के सत्र में वॉल्यूम भी हमने काफी बढ़िया देखा था, लोढ़ा डेवलपर्स में, जिसको हम पहले मैक्रोटेक के नाम से जानते थे। आज अपने गेंस को काफी हद तक ये सरेंडर कर रहा है शेयर ये, और दिन के निचले स्तर के आसपास है। वैसे भी अगर आप हाल फिलहाल देखेंगे तो लोढ़ा ने थोड़ा निराश तो किया है अपने निवेशकों को। गौरव जी, लोढ़ा डेवलपर कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर, और इसमें कोई शॉर्ट बन रहा है तो बताइए आप। अभिषेक जी, शॉर्ट टर्म इसके चार्ट्स बियरिश संकेत दे रहे हैं। अभी और डिक्लाइन के चांसेस यहां से ज्यादा हैं। 1050 तक का इसमें मूव आ सकता है डाउनसाइड का। शॉर्ट सेल अभी नहीं करना चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए इसको। एक बार वेट एंड वॉच करेंगे कि 1050 1040 के रेंज में जो इसके सपोर्ट्स बने हुए हैं वो होल्ड करता है या ब्रेकडाउन देता है। अगर वहां से बाउंस आएगा तो उस टाइम पे बाइंग के लिए कंसिडर किया जाएगा, बट इट शुड बी अवॉइडेड एट द मोमेंट। ठीक है, अवॉइड करना है, लेकिन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की नजर से कौन सा वो शेयर है जो आप बीटीएसटी के लिए अवॉइड नहीं कर सकते, जरा ये भी समझ लेते हैं। और फटाफट 2 बीटीएसटी कॉल ले लेते हैं, एक सोमिल जी से और दूसरा गौरव जी से। एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, तो जरा फटाफट अपनी रिकमेंडेशन बताइएगा। सोमिल भाई, कहां पर आपकी नजर है, कहां मौके आपको दिख रहे हैं बीटीएसटी के लिए? है बीएससी के शेयर पर अभी बहुत ही रिसेंटली 20 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। आज थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 2065 के आसपास, 2165 के आसपास, और ऊपर में मुझे लगता है जब पहला टारगेट होगा वो 2400 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट ऊपर में 2550 का होगा। तो ये 2 टारगेट्स के लिए आप बीएससी को बाइंग रडार पे रखें। ठीक है, बीएससी को लेकर ये व्यू। गौरव जी, आपका शेयर क्या होगा सर? आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल है फॉर अ बीटीएसटी ट्रेड। सेल एक शेयर मिला है जो थोड़ा बेहतर लग रहा है, दैट इज ईस्ट इंडियन होटल्स। ओबरॉय और ट्राइडेंट ब्रांड्स इस पर्टिकुलर में ट्रेड करते हैं। करंट लेवल है अराउंड 394, बीटीएसटी के लिए कंसिडर कर सकते हैं इसको। ईस्ट इंडियन EI होटल्स के नाम से आ रहा है, ये एशियन होटल्स आई थिंक दिखा रहे हैं, प्लीज रेक्टिफाई दैट। ईस्ट इंडियन होटल्स 393 का इसका करंटली प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा अराउंड 385, और जो टारगेट्स देख सकते हैं वो 405 से 410 के इसके अंदर टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 410 तक के टारगेट आप EIH में उम्मीद करके चल सकते हैं। क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है, 1% हालांकि ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर टटोलेंगे जहां पर आपके लिए मौके शायद बन जाएं, और कल के लिए बाजार में ट्रिगर्स कौन से काम करेंगे, इवेंट्स टू वॉच की लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पहले।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन आज टाटा मोटर्स भी काफ़ी कमज़ोर है। M&M तो गिरावट है ही, उस पर तो राय हो गई है। इसके अलावा भारत फोर्ज, मदरसन, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट दिख रही है। हीरो मोटो भी कमज़ोर है, 2% की गिरावट यहाँ पर भी दिख रही है। सौमिल जी, यहाँ पसंद कुछ आ रहा है ऑटो सेक्टर में आपको? अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को। अपॉलॉजीज ऑन दिस। मेरे को जो ऑटो सेक्टर और ओवरऑल अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो बजाज ऑटो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बजाज ऑटो में जो लास्ट 3-4 दिनों में जो पुल बैक दिखाया है वो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल लेवल से पुल बैक दिखा है। 200 डेली मूविंग एवरेज अराउंड 8630 पर है और यहीं से ही लास्ट 3 दिन में एक पुल बैक दिखा है। मुझे लगता है कि ऊपर में जब 20 डेली मूविंग एवरेज 9020 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, उसके बाद ये फिर से ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 9500 बजाज ऑटो आपको पसंद आ रहा है। आज IFCI में अच्छी तेजी है और सर्किट फिल्टर को रिवाइज किया गया है, 10% के सर्किट को बढ़ाकर 20% किया गया है। अच्छी तेजी दिख रही है। गौरव जी, IFCI कैसा दिख रहा है आपको? IFCI में अच्छा मोमेंटम डेवलप होता दिख रहा है। आज के दिन में ऑल्दो अभी लगभग 4.25% की तेजी है, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। करंट लेवल पे छोटी अवधि के लिए बाइंग को कंसिडर किया जा सकता है। इसके अंदर नेक्स्ट मोमेंटम में ये शेयर 64 रुपए के आसपास जाने की पूरी उम्मीद है। स्टॉप लॉस भी यहाँ करंट लेवल से काफी नजदीक रहेगा। ओनली 56 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस शुड बी इनफ। ठीक है, IFCI को लेकर ये व्यू। चलिए अब कोई व्यू नहीं लेंगे और बाजार की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्लोजिंग करने से पहले आपको बता दें कि कल कौन से की ट्रिगर्स या की इवेंट्स होंगे जिस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। तो एक तो ये कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है जो कि होती है अब गुरुवार को, तो उस पर नज़र रहेगी। बाकी कल से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। TCS के नंबर आएंगे, टाटा एलेक्सी के नंबर आएंगे, GM ब्रूवरीज के नतीजे आएंगे। GM ब्रूवरीज के बाजार के दौरान आ जाएंगे, लेकिन TCS के जो नतीजे आएंगे वो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। जो रिएक्शन जो दिखेगा वो दिखेगा शुक्रवार के सत्र में। बाकी अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो कैनरा रोबैको AMC का IPO कल से खुल रहा है और इसके अलावा रूबिकॉन रिसर्च जो IPO साइज आई थिंक कि करीब 1400 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है, ये खुलेगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO का कल आखिरी दिन है, करीब 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का ये IPO है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्सक्रिप्शन के फिगर ठीक ठाक है। अनंतम हाईवेज इन्विट का IPO कल ये बंद होने जा रहा है, इस पर नजर रहेगी। दूसरी चीज ये है कि ब्रिटेन के PM कियर स्टारमर कल मुंबई में PM मोदी से मुलाकात करेंगे और इस बात की काफ़ी चर्चा है कि उस मुलाकात में शायद वोडाफोन आइडिया वाले मामले पर भी चर्चा हो, क्योंकि वोडाफोन PLC इसकी एक प्रमोटर है आदित्य बिरला ग्रुप के अलावा। हालांकि सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है 49% स्टेक के साथ। देखते हैं कि क्या होता है, क्या अरेंजमेंट निकलता है, क्या जो जुर्माने की रकम, जो AGR बकाये की रकम है, क्या उसको माफ़ किया जाता है कंपनी को बचाने के लिए, इस पर नज़र रहने वाली है। तो कल वोडाफोन का शेयर फोकस में रहेगा। लेकिन क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। कल भी क्लोजिंग देख के निराशा हासिल हुई थी, क्योंकि इंट्राडे के जो गेंस थे बाजार ने उसको सरेंडर किए थे। 25,200 के ऊपर निफ्टी गया था, वहां टिक नहीं पाया था और निफ्टी बैंक हमने देखा था 56,500 के ऊपर निकलने के बाद वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था। और आज ये प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी और बढ़ रही है। निफ्टी हालांकि 25,000 के लेवल को आज बचा पाने में कामयाब रहा है। अगर हम आज के सत्र की बात करें तो 77 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको दिखेगी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 300 अंकों के आसपास की नरमी है। 56,000 के लेवल के नीचे जाके निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए कि क्रूशियल सपोर्ट को निफ्टी बैंक ने ब्रेक किया है। देखते हैं कि 55,800 अगर बचता है तो फिर हो सकता है कि रिकवरी आए, अदरवाइज मामला यहाँ से और खराब होता हुआ दिखेगा। आज IT शेयरों ने कुछ हद तक बाजार के लिए आज बचाने का काम किया है, क्योंकि TCS, SL टेक, इन्फोसिस टेक महिंद्रा जैसे तमाम जो शेयर हैं उनमें आज बाइंग रही है। TCS के नतीजों से पहले टाइटन आज का स्टार रहा है, 4% चमका है ये शेयर। लेकिन टाटा मोटर, टाटा ग्रुप की एक और दूसरी कंपनी, वो 2.5% की कमजोरी के साथ निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। ऑटो में हमने बजाज ऑटो, हीरो मोटो, M&M के शेयर को भी आज गिरते हुए दिखाया। तो ये जो सेगमेंट रहा है बाजार को आज परेशान करने का काम किया है। RBL बैंक का शेयर आज रिकॉर्ड हाइस पर 52 वीक हाई पर पहुंचा है, 290 रुपए के ऊपर। ये वायदा का एक और शेयर आज यहाँ पर तेजी रही। नतीजों से पहले टाटा एलेक्सी का शेयर भी चला, करीब 2.5% के आसपास की तेजी हमने टाटा एलेक्सी के शेयर में देखी। और जो शेयर आज 52 वीक हाइस पर गए उसमें आप देखेंगे कि एस्टर DM
के शेयर में बहुत शानदार तेजी रही। यथार्थ हॉस्पिटल लाइफ हाई पर कारोबार कर रहा है। 3 साल पहले ये कंपनी हॉस्पिटल वाली ये कंपनी लिस्ट हुई थी और अब लगभग 3 गुने के आसपास का भाव हो गया है। तो यथार्थ हॉस्पिटल और एस्टर डीएम ये भी आज चमक रहे थे। एमआरएफ का शेयर भी आज हमने देखा कि 52 वीक के नए हाइस पर ये पहुंचा है। 1,60,000 रुपए के आसपास का भाव एमआरएफ के शेयर का आज हमें देखने को मिला है। लेकिन आरआईएल ने परेशान किया और उसके अलावा कुछ बैंकिंग शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। गौरव जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। सोमिल जी आपका भी शुक्रिया कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम दर्शकों को आपने ट्रेडिंग कॉल्स दिए और बाजार पर भी उनकी हैंड होल्डिंग की। थैंक यू सो मच। इस शो में फिलहाल इतना ही। विश्व मोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।